हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेक्टर्स, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि एग्ज़ाम में आने का 100% गारंटी। मतलब निश्चित रूप से क्वेश्चन जो आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स का जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। पैटर्न यही होता है और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्ज़ाम में हर चैप्टर से बनता है। हर एक चैप्टर से 50-60 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है और उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जो टीचर लोग को पता रहता है। तो इसीलिए इस क्लास में आपको वो सारा क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप 200% श्योर रहिए कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है हमारे कोचिंग की तरफ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, वो सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और उसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, ये तय बात है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो, थोड़ा सा 1 के जगह 2 हो या वेक्टर ए के जगह वेक्टर बी हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एज इट इज़ बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई चीज़ आपका बाहर का नहीं हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छा क्वेश्चन भी है और आसान क्वेश्चन भी है, दोनों टाइप का मिश्रण है। जो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा टफ आ जाता है तभी भी आप बना सकते हैं, और आसान आएगा तब तो कोई पूछना ही नहीं है, तब तो सबके लिए है। आसान तो सब बच्चा सॉल्व कर देगा, लेकिन टफ क्वेश्चन भी आपको कुछ जानना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप वो इसका फार्मूला पढ़े हो, इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो ये हमारा हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा, और इसको नीचे लाइए तो बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 45 डिग्री। ये आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है बाबू। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर 3 वेक्टर दिया है, अगर वो कोप्लेनर है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना। गिवन इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है मतलब समतलीय है, एक ही तल में है, एक ही प्लेन में, एक ही सतह में है, तो आपको बताए थे जब भी 3 वेक्टर कोप्लेनर होता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, जिसमें आपको हम उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डेरिवेशन, हर चीज़ आपको कराए हुए हैं। तो वहाँ आपको बताया गया था कि अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में होता है तो उस तीनों वेक्टर से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उस 3 वेक्टर का 0 होता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसी चीज़ को हम इतना बोलते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग इतना भी बोलते हैं। डॉट और क्रॉस जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, आपस में इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करोगे तो वेक्टर ए डॉट के जगह क्रॉस हो जाएगा, अब क्रॉस के जगह डॉट हो जाएगा, और जिसके पास क्रॉस रहेगा उसके पास ब्रैकेट चला जाएगा, जहाँ भी क्रॉस है उसके पास ब्रैकेट है ना। तो ऑप्शन हमारा, अब जो हमारा ऑप्शन दिया है वो कुछ ए डॉट बी क्रॉस सी करके दिया है, 0 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी और डॉट सी रहता तभी भी ये सही ऑप्शन था। तो बस यही हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखना होगा कौन से ऑप्शन पे है ये। तो ये ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
अब हम देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर कितना होगा। देखो एक रिजल्ट बताते हैं, जरा इसको ध्यान देना, ये बड़ा काम आएगा, इसको याद कर लेना। अभी इसको अभी रट्टा मार लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको पता है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, उसको हम सिंपली ए भी लिखते हैं। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, मॉडुलस को हम लोग सिंपली बी भी लिखते हैं। तो हम जो है यहाँ पर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के जगह सिंपली ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर, और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है उसके जगह सिर्फ बी लिख सकते हैं, तो बी का स्क्वायर। ऐसे भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे सकता है, मॉडुलस के फॉर्म में भी दिख सकता है या मॉडुलस नहीं भी रह सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, या ऐसे भी दे सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कर देगा। कैसे, यहाँ ब्रैकेट है तो मैग्नीट्यूड दे देगा, उसका स्क्वायर और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देगा, चाहे इसके जगह पे इतना दे सकता है, क्योंकि हम ए को हम वेक्टर ए का मॉडुलस के बराबर भी लिख सकते हैं और बी के जगह वेक्टर बी का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, तो इतना भी दे सकता था, है ना। ठीक है, ब्रैकेट का भी स्क्वायर दे देगा, चाहे आपको मॉड का स्क्वायर लगा देगा, एक ही सेंस है इसका। अब आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, चलो प्रूफ करते हैं, वहां समझा देंगे। वो तो रिजल्ट है जिसको याद कर लेना। प्रूफ करना है हमको कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर हो, ये हो ए वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर इंटू बी वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है, याद रखिएगा। या आप इसके जगह पर सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे होता है देखो, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा ए बी कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड, इसके जगह लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा और उस पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कितना लिख सकते हो बाबू, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हो गया, प्रूफ हो गया। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे भी हम इसको लिख सकते थे। ये हो गया प्रूफ, याद रख लीजिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पे ऑब्जेक्टिव आता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, बराबर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहे चाहे वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर है। ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी रह सकता है ना। अब देखो एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये दे देगा, ये वाला चीज दे देगा, समझ रहे ना, ये दे देगा, और उसके बाद ये दे देगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे देगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये दोनों मैग्नीट्यूड दे देगा। तो पूछेगा ये कितना होगा, तो ये आराम से आप निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। ये कई बार आपको ये चीज इसका ऑप्शन पूछ देगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है, तो आप इसको उधर लेके चले जाइए। तो जगह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। या आपसे कई बार ये पूछेगा, तो ये पूछेगा तो इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो क्या था। या आप इसके जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। बता ही दिए आपको, बहुत अच्छे से बता दिए सब चीज़। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3 का ऑप्शन क्या होगा। पूछ दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर बताओ। देखो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर कितना होगा, तो इतना माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये पूछा है, ये चीज पूछा है, तो ये चीज पूछा है तो कितना हो जाएगा, इतना, और इसको इधर ला के घटा दो माइनस, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको ला के घटा दो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। देखो कौन सा दिखा, ये देखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। ऑप्शन ए हो गया इसका, याद रखना ये सब चीज। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ चला गया। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वेक्टर ए और बी दो पॉइंट है, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, और मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछा है। याद करिए आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे कि अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, अब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, तो जो इसका मिडिल पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है। मिडिल पॉइंट को अगर हम एम मानते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर को जोड़कर और 2 से भाग लगा दीजिए, तो मिडिल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा दोनों पोजीशन वेक्टर का जोड़, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा 2, यही मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन ये रहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा 2, ये सीधा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है
तो p का मान बताइए। सामने बनाते हैं, देखो यहाँ पे छोटा सा जगह निकाल कर। याद करो, सब बताए थे कि अगर तीन वेक्टर, हम 5 नंबर बना रहे हैं, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होता है तो डिटर्मिनांट जो होता है जीरो होता है, डेल्टा जीरो होता है। बहुत बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत बार बताए हुए हैं। आपको जब सब्जेक्टिव कराए थे तो बताए थे कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होती, समतल सतह में हो, तो उस डिटर्मिनांट जो होगा जीरो होगा। आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट से डिटर्मिनांट बनेगा वो जीरो होगा। तो देखिए वेक्टर ए हमको ये दिखाई दिया, वेक्टर ए, तो इसका इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, आई कैप के बगल में 1 है, जे कैप के बगल में -1 है और के कैप में 1 है। अच्छा देखिए बी वेक्टर, देखिए बी वेक्टर आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ 2 है और के कैप के साथ -1 है। सी वेक्टर देखिए तो है 3 और जे कैप में है -p और के कैप में है 5। तो इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कोप्लेनर है। जब भी कोप्लेनर होता है तो डेल्टा जीरो कर देना, बात खत्म, बहुत आसान सा चीज़ है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को खोल दीजिए। जैसे इस डिटर्मिनेंट को खोलिएगा तो p का मान चला आएगा। चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका आप लोग तो जानते ही हैं, इसको प्लस से गुना करना है। R1 पे के तरफ से खोल दीजिए, R1 पे खोलिए, पहले रो पे खोलिएगा तो 1, बगल में ब्रैकेट ले लीजिए, इस रो और कॉलम ढक दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 10 और माइनस, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस p, तो यहाँ पे p हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 का काम खत्म हो गया। अब R1 का अगला एलिमेंट -1, तो इसका तो साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, बीच वाले का साइन चेंज कर देंगे तो +1, बगल में ब्रैकेट, इससे रो और कॉलम ढक गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 और माइनस फार्मूला में, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू 3 हो जाएगा -3 और माइनस पहले से +3। चलो नेक्स्ट आते हैं इस पर, तो इसको तो +1 है तो +1 ही लेंगे, इस रो और कॉलम को ख़त्म कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -p और माइनस उसके बाद इसको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाद बाकी आप इसको जो है अब सॉल्व कर लीजिए। अब तो उसके बाद आपसे बन ही जाएगा, इसके बाद कुछ खास इसमें है नहीं। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस पी और ये हो जाएगा मेरा 8 और ये हो गया -p और -6 बराबर 0। तो देखो कितना है, यहाँ करते हैं या चलो ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -p और -p दैट इज -2p, और देखो -2p और 10 + 8 18, 10 8 18, 18 में से गया 6 यानी 12 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 12 यानी p इज इक्वल टू 6। जो भी 6 होगा उसको टिक कर देना है, 6 ऑप्शन ए पर है, तो ऑप्शन ए इसका टिक हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आज तक हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है जीरो है, जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। साथ साथ क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, उसके बाद दिया है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। ठीक है, तो बाकी पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले कंडीशन में दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और इधर जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इधर हो जाएगा जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, स्क्वायरिंग कर लीजिए,
स्क्वायरिंग करिएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, तो इसको हमको फॉर्मूला पे बैठा देना है। इसका फॉर्मूला पढ़े हो, वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर, और प्लस 2 पढ़ाए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और इज इक्वल टू 0। मान बैठा दीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो यहाँ 3 पर स्क्वायर हो गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो यहाँ 4 पर स्क्वायर हो गया। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 है तो यहाँ 5 पर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2। और बाकी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। देखो ये कितना हुआ 25, और ये हमारा 16 9 25। ठीक है, तो 25 और 25 कितना हो गया बाबू, 25 और 25 हो गया 50। तो ये 50 उधर जाके -50 हो जाएगा, तो इधर लिख दो 2, ये वाला चीज़ इधर इधर छोड़ दो और उसको उधर भेज दो, -50 हो जाएगा। तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, उधर भेजोगे -50, तो ये हट जाएगा कितना 25 से, तो हो जाएगा -25। और हमसे पूछा था कि ये चीज़ कितना है, तो ये चीज़ कितना होगा -25 होगा ना। तो जो -25 उसको टिक कर दीजिए, -25 बी पर दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, इसका ऑप्शन जो हो गया वो बी हो गया, ये इसका आंसर है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी वेक्टर दिया है और ए का कोऑर्डिनेट दिया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछ दिया है। 7 नंबर देखो, ए कितना दिया है, ए दिया हुआ है 1 2 -1, ए दिया है 1 2 -1, तो ए का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। अगर पॉइंट देता है तो हम पोजीशन वेक्टर भी निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, हमको पता है कि अगर पॉइंट पता रहे तो हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पढ़ाए थे, बहुत बेसिक चीज़ है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स में आई कैप से गुना करो तो आई कैप, प्लस इसमें जे कैप से गुना करो तो 2 जे कैप, उसके बाद इसमें के कैप से गुना करो तो -के कैप। ठीक है, आई कैप से गुना करो तो आई कैप, ये 2 जे कैप और -के कैप, ये हमारा हो गया ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर पॉइंट दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है भाई, तो ए बी वेक्टर दिया है। ए बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ए बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। ठीक है, चलो तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला याद करो क्या था, पढ़ाए थे पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसरका पॉइंट माने बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहिलका पॉइंट मतलब ए। याद करिए, फॉर्मूला पढ़ाए थे पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसरका पॉइंट मतलब बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहिलका पॉइंट मतलब ए। तो इसका फॉर्मूला हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की जगह बैठाइए, देखिए ऊपर में यहाँ पे ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको बैठा दीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की जगह बैठाइए, लेकिन याद रहे ब्रैकेट के अंदर, चूंकि बाहर माइनस है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप -के कैप। अच्छा, ये हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको उधर भेज दो, तो ये पहले से है और ये जाके इधर माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, और उधर जाके प्लस हो गया तो प्लस आई कैप 2 जे कैप, माने कंप्लीट ब्रैकेट उधर जाके प्लस हो गया। अब पहले से ही ब्रैकेट यहाँ पे था, दोनों जाके जुड़ जाएगा, उधर इधर वाला लेफ्ट वाला उधर जाके जुड़ जाएगा, है ना।
तो उधर दोनों जाके प्लस में हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा, 2 i कैप और i कैप दैट इज 3 i कैप, और j कैप और 2j कैप दैट इज 3j कैप, -3k कैप और -k कैप दैट इज -4k कैप। ये b का पोजीशन वेक्टर आ गया। तो हमसे b का पोजीशन वेक्टर नहीं पूछा है बाबू, हमसे b कोऑर्डिनेट पूछा है, b का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो पोजीशन वेक्टर आ गया तो कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, i j के हटा दीजिए, जो बच गया कोऑर्डिनेट हो गया, तो हो गया 3 -4 हो गया। अगर पॉइंट देखो, एक मिनट, अगर मान लो पॉइंट दिया रहता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो। पोजीशन वेक्टर इसका होगा 3i कैप अब प्लस 3j कैप और -4k कैप। पॉइंट रहेगा तो पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, 3i कैप 3j कैप माइनस, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, b का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। तो पॉइंट दिया है तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हो, जब पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो पॉइंट नहीं निकालोगे, उल्टा बात। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर इतना होगा तो पोजीशन वेक्टर से पॉइंट इतना होगा, कितना 3 -4। अब इसका ऑप्शन देखना होगा कि 3 -4 कहाँ पर है। तो ऑप्शन देख लीजिए साहब, 3 -4 था ना, डी हमको दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कुछ पोजीशन वेक्टर्स आर इतना एंड इतना। दो पॉइंट के बीच का पोजीशन, दो पॉइंट के बीच का दूरी बताइए जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है मान लो, और एक बी पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, 3i कैप प्लस j कैप। लोग को पहले ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट का नाम मानना नहीं था ए, पॉइंट का नाम नहीं, पॉइंट का नाम एक्चुअली मानना पड़ेगा, पॉइंट नहीं दिया था, बस बोला है कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट का दिया, पॉइंट का नाम नहीं दिया। तो मान लो कि ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो पॉइंट ए का दिया है, तो यहाँ लेट कर लो, तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट। हम मानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर कितना, 8 नंबर में देखो, 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो इसीलिए ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जब पोजीशन वेक्टर दिया रहता है तो कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाता है जी, जब कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हो। अब पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, 1, -2, ये हो गया ए पॉइंट। चलो उसके बाद एक और दिया है पोजीशन वेक्टर, हम मानते हैं वो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, नाम तो दिया नहीं था, हम एक पॉइंट को ए मान लिए, एक पॉइंट को बी मान लिए, तो पोजीशन वेक्टर दोनों पॉइंट का दिया है। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मानते हैं, दूसरा वाला है i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। इसीलिए क्या बी पॉइंट निकल जाएगा, जब पोजीशन वेक्टर दिया है तो कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, तो बी का पोजीशन वेक्टर दिया है तो बी का कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएगा, कितना होगा 1, और यहाँ देखो -3 और देखो 5 हो गया, ए और बी निकल गया, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो दूरी सूत्र से ए भी निकाल लो। ए और बी के बीच का दूरी पूछा था, डिस्टेंस पूछा हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन, तो चलो ए भी निकालते हैं। फॉर्मूला हो गया √, बोलो कौन सा फॉर्मूला हो गया, x2 - x1, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 -3 1 + 3 का स्क्वायर प्लस z2 -2 -z1 5 उसका स्क्वायर। ठीक है, बताओ कितना है। ये जगह रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। कितना आ गया, इसको जोड़ लीजिए, तो ये चलाएगा हमारा 20, 16 4 20,
और 20 69 का रूट। ठीक है, तो अब देखना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन पे रखा हुआ है। ये कौन से ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी सी किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, जिसका पोजीशन वेक्टर, हुज पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है। ए का पोजीशन वेक्टर ए दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया है, और जो ट्रायंगल का जो शीर्ष सी है, जो वर्टेक्स सी है, उसका पोजीशन वेक्टर सी दिया है। कह रहा है कि जी एक सेंट्रॉयड है। ठीक है, तो जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा? ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन को तो हम जल्दी जल्दी पढ़ दिए, आप समझाएंगे अच्छे से। देखो, कह रहा है कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया है। ए का पोजीशन वेक्टर ए दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया है, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर सी दिया है। एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों वर्टिसेस का, तीनों शीर्षों का पोजीशन वेक्टर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रायंगल के अंदर जो सेंट्रॉयड होता है, जिसको हम लोग जी से नॉर्मली डिनोट करते हैं, तो ये सेंट्रॉयड जो है, पूछ दिया है कि बताइए कि जी ए वेक्टर और प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा। याद रखिएगा, इसका आंसर 0 वेक्टर आता है। याद रखिएगा, सेंट्रॉयड को जब हम तीनों वर्टिसेस से जोड़ते हैं, जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर जो आता है वो 0 वेक्टर आता है। ऑप्शन पे टिक करने के लिए याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो आसान क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन शायद ही पूछे, लेकिन हम क्वेश्चन जो डाले हैं वो अच्छा बुरा दोनों दोनों डाले हुए हैं, ताकि भारी भी पूछेगा तो आप फंसिए नहीं। चलिए, तो हमसे क्या पूछा है? जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा। आइए, हम लोग पढ़े थे, याद करिए, हम इसको प्रूफ करके भी देखे थे। इस सेंट्रॉयड जो होता है, सेंट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर कितना होता है? वी नो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, जी डैट इज, जी यहाँ पे क्या है भाई? तो जी यहाँ पे है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। जी किसको बता रहा है बाबू? तो जी बता रहा है सेंट्रॉयड। हम लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, याद करिए क्या पढ़ाए थे। सेंट्रॉयड का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकलता है? तीनों शीर्ष का जो पोजीशन वेक्टर है, तीनों शीर्ष का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, उसको जोड़कर और 3 से भाग लगा दीजिए। तीनों सेल्स के पोजीशन वेक्टर को जोड़कर और 3 से भाग लगा दीजिए, तो आपको सेंट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए। ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए दिया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वर्टेक्स, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी दिया है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर सी दिया है। ठीक है, अगर तीनों शीर्षों का पोजीशन वेक्टर दिया है तो हम पढ़े हुए हैं कि सेंट्रॉयड का जो पोजीशन वेक्टर होता है उस तीनों का जोड़ बाई 3 होता है। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है बाबू नाउ जी ए वेक्टर, जी ए वेक्टर और प्लस प्लस जी बी वेक्टर और प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा। तो जी ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसर का पॉइंट, अरे यार, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? ए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। याद है ना, फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो वैसे ही जी बी वेक्टर कितना हो जाएगा? फिर प्लस है ना यहाँ पे, तो लिखो प्लस, थोड़ा सा मतलब बनेगा लंबा। जी बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसर का पॉइंट। तो जी बी में दूसर का पॉइंट कौन सा है? बी है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। आइए फिर प्लस, तो यहाँ लिखिए प्लस। अब आइए, अब जी सी वेक्टर,
तो जीसी वेक्टर में पहले क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, जीसी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, जी। फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी जल्दी समझ लो। इसको लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। इसको तोड़ के लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसर का पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। और इसको लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दूसर का पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी पहल का पॉइंट। अब आपको खाली यहाँ बैठाते चलना है, देख लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये कितना हो गया, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अब प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अब प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, जब तुम खोलेगा ब्रैकेट तीनों, जब ये ब्रैकेट ई ब्रैकेट सब ब्रैकेट जब खोल देगा तो ये वाला प्लस वाला एक साथ चलाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये देखो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। तो माइनस कितनी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, तो माइनस 3 बार पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। नहीं होगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये सब क्या होगा, इसको जोड़ दो, ये देखो ये सेम चीज है। तो कितनी बार, 3 बार, तो माइनस 3 बार पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। अब आ जाओ, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना था, वेक्टर ए था। देखो ए का पोजीशन वेक्टर कितना था, वेक्टर ए था। उसके बाद देखो प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना, वेक्टर बी, फिर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना, वेक्टर सी। ठीक है, तो इसका जगह वेक्टर ए हो गया, इसके जगह वेक्टर बी, इसके जगह वेक्टर सी, और माइनस थ्री ये रहा। और उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, जी मतलब सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर। हम जानते हैं सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर होता है तीनों शीर्षों का पोजीशन वेक्टर का जोड़ बटा 3। तो 3 से 3 कट गया, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी। सब कैंसिल कर लो, तो ये सब कट के चला गया 0 वेक्टर। और जौन सा ऑप्शन है उस ऑप्शन पे चेक करके बैठा दो, तो 0 वेक्टर इसका सी दिखा, इसका ऑप्शन हो गया सी। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जरा समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो पहले तो ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर निकाल लो। ओ ए वेक्टर कितना दिया है जरा सा देखते हैं। ओ ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये ओ ए वेक्टर है और क्रॉस ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना, तो ओ बी वेक्टर ये रहा कितना, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। हम लोग पढ़े हैं बाबू क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं और R1 पे बैठाते हैं i कैप जे कैप के कैप, फिर R2 पे किसको बैठाएंगे, ये वाला जो कंपोनेंट्स है स्केलर कंपोनेंट्स जो कि 2 है, यहाँ -1 दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है, इसको बैठा दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में 1 है -3 है और -5 है, हो जाएगा 1 -3 और -5। बाकी आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और आराम से ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाता है। सॉल्व कर लीजिए, तो आई कैप लीजिए और इसको ख़त्म कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -3 और माइनस पहले से तो +3,
हो गया। आई कैप का तो काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए R1 पर, तो इसको माइनस जे कैप आपको लेना पड़ेगा, बीच वाले का साइन बदल के इसे रो और कॉलम खत्म करते हैं तो हो जाएगा -10 और माइनस फॉर्मूला में फिर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा के कैप, बगल में ब्रैकेट, इसको खत्म करिए तो -6 माइनस फॉर्मूला में और तब इसको मल्टीप्लाई -1 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस +1 हो गया बाबू। इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो निकल गया, हो जाएगा 8i कैप और -11 और माइनस बाहर में तो +11 जे कैप और ये हो जाएगा -5 के कैप। लेकिन बाबू ये निकला है OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर, बट हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड। हमसे पूछ दिया OA वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। आई कैप के बगल में 8 है तो उसका स्क्वायर, प्लस 11 है तो उसका स्क्वायर, और बीच में माइनस है तभी भी प्लस लेना, माइनस है तभी भी प्लस, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। 64, 121 और 25। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 210 के आसपास, 210 आएगा, है ना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी पे 210 दिख रहा है, √210, है ना। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ वो ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 10 तक तो हो गया। चलो 11 देखते हैं। दो वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, बताओ। नाम नहीं दिया है, चलो इस वेक्टर का नाम ए दे दो। एक वेक्टर जो ये वाला दिया है इसको ए वेक्टर नाम दे दो, तो आई कैप और -1/2 जे कैप और +3 के कैप, और इस वाले वेक्टर का नाम दे दो वेक्टर बी, तो हो जाएगा 2i कैप -j कैप और +j कैप माइनस, रुको यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं, एंड वेक्टर बी जो है दूसरे वाले को वेक्टर बी नाम दे दो 2i कैप +j कैप और -1/2 के कैप। कह रहा है कि ये वेक्टर, दोनों वेक्टर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या इक्वल है, कैसा है देख लीजिए। इक्वल तो है नहीं, इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ आई कैप है, यहाँ 2i कैप है, कॉम्पोनेंट्स इसका कहाँ इक्वल हो पा रहा है, तो इक्वल वेक्टर तो खैर ये होगा नहीं। बाकी पैरेलल और परपेंडिकुलर में है, तो चलो हम देख लेते हैं। परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो थियरी हम लोग पढ़े थे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलो हम इसका डॉट प्रोडक्ट जरा निकाल के देखते हैं कितना आता है। यदि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर तो खैर नहीं होगा, तो हम इसके पैरेललिज्म पे देखेंगे कि ये पैरेलल है क्या। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले काम करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए बैठा दो आई कैप -½ जे कैप और +3 के कैप, ये वेक्टर ए है, और डॉट, उसके बाद वेक्टर बी तो 2i कैप +j कैप और -½ के कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, बड़ा आसान होता है। आई कैप के साथ में 1 है और इसके आई कैप के साथ में 2 है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जे कैप के साथ में -1/2 है और यहाँ जे कैप के साथ में +1 है, तो -1/2 में जब +1 से गुना करोगे तो -1/2 होगा। यहाँ के कैप के साथ में 3 है और यहाँ के कैप के साथ में -1/2 है, तो 3 में -1/2 से गुना करोगे तो -3/2 होगा। देखते हैं कितना आता है। तो देखो ये वाला, इसको सॉल्व कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 4 - 1, 4 और -1 दैट इज 3/2, और पीछे है 3/2, तो ये कैंसिल होकर कट के हो गया 0,
तो चूंकि हम देख सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसीलिए ये दोनों जो वेक्टर दिया है क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जो हमारे ऑप्शन बी पर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस। ये देखो ये सब 1 दिया हुआ है। कौन सा है क्वेश्चन 12? क्वेश्चन 12 देख लो। दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, ये सब 1 दिया है। तो कह रहा है कि टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉडुलस है ये देखो 1 है, सब 1 है, ये भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका सबका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये 1 है। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इसका तो फॉर्मूला आपको बताए थे हम। क्या बताए थे फॉर्मूला? वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम बताए थे इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 1 दिया है। वेक्टर बी का भी कितना दिया है? 1 दिया है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की जगह 1 बैठा देना है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये जैसा है वैसा लिख दो, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा ये 2 और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2, है ना? तो इसको उधर भेज दो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला चीज़, यहाँ बचेगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा तो 1 माइनस, सॉरी, तो हो जाएगा 1 और -2, ये माइनस में हो गया। 1 माइनस 2 डैट इज -1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा बाबू? -1/2। इस 2 को हटा दो नीचे, -1/2। इसको रख लो, काम आएगा। चाहे इसको एक काम करो, यही ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, इसी को रहने दो, इसको मान लो फर्स्ट, काम आएगा इसका। पूछा है कौन सा चीज़ निकालने के लिए? ये निकालने के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है निकालने के लिए। नाउ हमसे जो पूछा है, अब हम उसके लिए काम करते हैं। हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहले होल स्क्वायर इसका निकाल लो, इसका स्क्वायर निकालो कितना आता है। अब जितना आएगा उसके बाद हम आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं। स्क्वायर को हटा देंगे, रूट में तो निकल जाएंगे। हमसे ये चीज़ पूछा है, ये चीज़ पूछा है, तो आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। चाहे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर, वो भी लगा सकते हैं। स्क्वायर लगाइए ना, स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, बताइए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, और -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पढ़े थे यार, बोलो। ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे। वेक्टर ए का मॉड स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मॉड स्क्वायर -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम पढ़े थे। लेकिन ये हम पढ़े थे किसके लिए? स्क्वायर के लिए। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आप स्क्वायर हटा सकते हैं। स्क्वायर जब हटा दीजिएगा तो इस कंप्लीट पे रूट लग जाएगा। हमसे एक्चुअली में यही चीज़ पूछा है ना, चलो हम रूट ही लगा देते हैं सीधा। तो हो जाएगा रूट अंडर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है 1, तो 1 स्क्वायर, और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो 1 स्क्वायर, और ये चीज़ समझना बात, माइनस माइनस, ये माइनस जो है यहाँ उतार दिए, इसके जगह अब ये रखना है ये। तो ये चीज़ हमारा कितना था? -1 निकला इक्वेशन फर्स्ट में। तो एक माइनस तो जो है पहले से है, और इसके जगह खुद है -1। कहाँ से है? फ्रॉम फर्स्ट। बाकी देख लीजिए कितना आया। तो यह चलाएगा √3, और ये इसका आंसर है। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन है बी। तो √3 इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर दिया है, नाम नहीं दिया है, तो नाम इसको दे दो वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा हो जाएगा कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, वेक्टर ए। एंड दूसरा वाला जो वेक्टर दिया है इसको नाम दे दो वेक्टर बी, नाम नहीं दिया था, तो एक को वेक्टर ए और एक को वेक्टर बी नाम दे दो। तो दूसरा वाला हमारा इतना दिया हुआ है, इसको वेक्टर बी हम नाम दे दिए। ठीक है, पूछ दिया है कि इसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे एंगल निकालने का, कॉस थीटा बराबर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। ये फॉर्मूला हम पढ़े थे। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे हमको कॉस थीटा निकल जाएगा, और कॉस थीटा की मदद से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट निकालना ज़रूरी है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी है। उसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना ज़रूरी है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड मॉड निकालना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, ए वेक्टर का मॉड निकालना है। तो रूट अंडर, यहाँ ये हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 है तो 3 स्क्वायर, और प्लस इसके साथ 1 छुपा है तो 1 स्क्वायर। कितना चला है, रूट अंडर, ये हो गया 9 1 10 7 14, रूट 14 आ गया। अच्छा, वेक्टर बी का जरा मैग्नीट्यूड बताओ, तो रूट अंडर, यहाँ देखो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, देखो बीच में माइनस है, माइनस रहेगा तभी भी तुम प्लस ही लिखना, याद रखना। माइनस रहेगा तो माइनस मत लिख देना, प्लस। तो माइनस है डेट इज -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर। देखो फिर यहाँ माइनस है तभी भी प्लस लिखो, माइनस है डेट इज -1 है उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, तो रूट 6 हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग नाउ डॉट प्रोडक्ट जरा निकालते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी हमको चाहिए होगा फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बैठाएंगे 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस प्लस k कैप, ये हमारा वेक्टर ए है। डॉट वेक्टर बी 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, है ना। चलिए इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई कैप के साथ 2 लगा है, आई कैप के साथ 2 लगा है, तो 2 दूना 4, इसको गुना कर दिया। यहाँ जे कैप में 3 है और यहाँ जे कैप में -1 है, तो ये गुना हो गया -3। यहाँ पे 1 छुपा है और यहाँ पे -1 है, तो ये गुना कर दो, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 4 और -4 डेट इज 0, 0 आ गया। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, हो गया, काम खत्म हो गया। चूंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो जरूर वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। अब डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 आ गया, मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो हम ये फॉर्मूला लगाते, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट और नीचे वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, ये फॉर्मूला लगा देते, यहाँ से जो है थीटा निकल जाता। लेकिन देखो ना, डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, थीटा 90 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, जहाँ पे 90 डिग्री हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए हो गया, आंसर हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है 14 नंबर, जो है थोड़ा सा, चलो यहाँ बनाते हैं। 14 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर दिया है, नाम भी दिया है, चलो वेक्टर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए कितना दिया है, एम आई कैप प्लस 1/4 जे कैप प्लस 1/6 के कैप, एम आई कैप प्लस 1/4 जे कैप प्लस 1/6 के कैप, एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी जो है वो है हमारा ये रहा 6i कैप प्लस 1/2 जे कैप, 6i कैप प्लस 1/2 जे कैप और प्लस 1/3 के कैप। कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर जो है पैरेलल है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए इतना और वेक्टर बी इतना आर पैरेलल,
ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ m जो है m का मान बताइए क्या होगा। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, आई कैप के साथ क्या लगा है m, और इसके आई कैप के साथ क्या लगा है 6, इसका रेशियो, और इसके जे कैप के जो साथ लगा है 1/4, और इसके जे कैप के साथ जो लगा है 1/2 उसका रेशियो, इसके के कैप में लगा है 1/6 और इसके के कैप में लगा है 1/3, रेशियो बराबर कर देते हैं। ठीक है ना। इस दोनों का आई कैप के साथ में जो लगा है कोफिशिएंट, जो कंपोनेंट्स, उसको उसका रेशियो, जे कैप के साथ में जो लगा है और के कैप के साथ में जो लगा है, दोनों वेक्टर में रेशियो को हम लोग बराबर दिखाते हैं। जो हम जानते हैं पैरेलल वेक्टर में कंडीशन होता है a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3, पढ़ाए थे आप लोग, बस वही काम यहाँ पे किए हैं। और यहाँ से हमको सिंपली m निकालना था, तो हो जाएगा m/6 बराबर, इसको देखिए 1/4 और इसको पलटिएगा तो 2/1, ये देखिए 1/6 पलटिएगा तो 3/1, कितना आ गया m/6, और ये आ गया कट के 1/2 और ये आ गया 1/2, यानी m/6 किसके बराबर होगा 1/2 के, तो ये सामने सामने है, कट जाएगा 3 से, तो m का मान जो आएगा फाइनली आएगा 3। अब आपको देखना होगा कि 3 कहाँ पर है, तो 3 हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन जो है मुँह जवानी बनाने वाला क्वेश्चन है। आई कैप कितना होता है, तो हम पढ़े हैं कि जब वेक्टर सेम रहता है, आई कैप पूछ दिया, जब सेम वेक्टर रहता है तो उसके मॉड का स्क्वायर होता है। जब सेम वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करिएगा ना, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला, इसके मॉड का स्क्वायर, आई कैप के मॉड का स्क्वायर, और आई कैप यूनिट वेक्टर होता है इसलिए इसका मॉड जो होता है 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, मॉडुलस 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो इसका आंसर हो गया 1। उसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1, उसी तरीके से के कैप डॉट के कैप कितना होगा 1, हो गया इसका ऑप्शन ए, तीनों में सेट हो गया। और यही क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना 15, 16, 17, ये वाला सबसे आसान वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यही बोर्ड में आता है, समझे। एकदम बेकार घटिया क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और कुछ नहीं ज़्यादा तारीफ करना चाहते हैं हम। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा, एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप जो होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो उसी तरीके से जे कैप और डॉट के कैप पूछ दिया है, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होता है तो ये इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। उसी तरीके से के कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट पूछा है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर इसलिए 0। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0, जे कैप डॉट के कैप, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, के कैप और आई कैप, के कैप किसके तरफ होता है जेड की तरफ, और आई कैप एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसका ऑप्शन जो सेलेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सेलेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो कौन सा ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है तो डॉट 0 होता है, हम जानते हैं कि भाई परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0 होगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो ऑप्शन ए इसका हो गया इसका आंसर। यहाँ देखिए आई क्रॉस जे पूछ दिया, आपको एक ऐसा हम सर्कुलर लूप बना के दिखाए थे, इसको माने थे आई कैप, इसको लिए थे जे कैप, और इसको लिए थे इसी डायरेक्शन में के कैप, कुछ ऐसा लिए थे। तो पूछा है आई कैप क्रॉस जे कैप, मैंने जिस डायरेक्शन में लिए हैं उसी डायरेक्शन में, तो आई कैप और क्रॉस जे कैप पूछा है, तो आई कैप से जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप मैंने उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपको दिखा रहे हैं, तो जो बच गया के कैप वो उसका आंसर हो जाएगा, पढ़ाए थे इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर हो जाएगा के कैप।
तो ये हमारा 20 नंबर सॉल्व हो गया। आइए 21 नंबर पे देखिए, 20 नंबर था, अब हम देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर में कह दिया है कि के कैप क्रॉस आई कैप, ध्यान दीजिएगा, के कैप और क्रॉस आई कैप, समझिएगा जरा सा। के कैप से क्रॉस आई कैप, मैंने जिस दिशा में दिखा रहे हैं उधर ही आ रहे हैं, के से आई, तो डायरेक्शन ठीक है ना, ऐसे ही तो है, के से आई डायरेक्शन ठीक है। तो के से आई है, के कैप क्रॉस आई कैप, जो बच गया, अगर डायरेक्शन उल्टा रहता तो माइनस करके लिखना पड़ता, तो बच गया जे कैप, तो उसका आंसर जे कैप। अगर उल्टा रहता आई से के, ऐसे रहता है आई कैप और क्रॉस के कैप, वैसे डायरेक्शन देखा जाए तो के से आई ऐसे है, और हम बोल रहे हैं आई से के, उल्टा, ठीक है। हम बोल रहे हैं आपको आई कैप से के कैप, यानी हम उल्टा बोल रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो बचेगा जे, उसमें माइनस लगा के माइनस जे कैप, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, जे कैप, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। उसी तरीके से देख लीजिए, अब कह रहा है कि 22 नंबर याद करिए, हम पढ़ाए थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रहता है, तो तुम उसको डायरेक्ट बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो, अगर पलटोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी को पलटोगे अगर बी क्रॉस ए में, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में, तो माइनस लगाना पड़ेगा बाबू। तो ए क्रॉस बी को डायरेक्ट हम बी क्रॉस ए तो नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम उल्टेंगे अगर, तो माइनस लगाना पड़ेगा, जो हमारे ऑप्शन बी पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 23 नंबर देखिए, हम पढ़ाए थे 23 नंबर में, याद करिए पढ़ाए थे, आपको थियरी है सर, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी का रिलेशन आता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी का रिलेशन आता है, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी का रिलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी कौन सा, ऑप्शन ए पे दिख रहा है, ऑप्शन इसका 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आता है इस क्वेश्चन में 24 में हम लोग आते हैं, कह रहा है कि दो वेक्टर पैरेलल है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो पैरेलल है तो जैसा कि ऑप्शन में हम देख रहे हैं, कह रहा है कि पहले ऑप्शन में कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो हम पढ़े थे कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो जीरो वेक्टर होता है। क्यों जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि जब पैरेलल होगा तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, है ना। मान लो 0 डिग्री बना है, सेम डायरेक्शन में है, तो जब वेक्टर हमारा पैरेलल होता है तो थीटा मान लो 0 है, सेम डायरेक्शन में लेके चलते हैं, तो थीटा 0 होगा, तो ए क्रॉस वेक्टर बी के फॉर्मूला में आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन थीटा की जगह थीटा 0 बैठा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जब भी वेक्टर पैरेलल होता है ना, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, ठीक है। आइए 25 नंबर कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, याद करिए पढ़ाए थे कि जब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पूछेगा ना, तो फॉर्मूला बताए थे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जब भी प्रोजेक्शन पूछेगा तो दोनों जो वेक्टर रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, याद करो फॉर्मूला सिखाए थे तुमको 10.3 में, सिखाए थे कि जब प्रोजेक्शन पूछेगा ना तो दोनों वेक्टर जो रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, अब बटा में नीचे जो लास्ट वाला जो वेक्टर होगा पीछे, जो यहाँ वेक्टर बी अंत में दिखाई दे रहा है, उसके मॉडुलस से नीचे भाग लगा देना। फॉर्मूला सिखाए थे, फिर से रिपीट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और अंत में कौन सा है, सबसे पीछे वेक्टर बी है ना, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सेट हुआ, ऑप्शन बी हमको इसमें दिख रहा है, ठीक है।